हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरिएशनल मेथड की सेकंड एप्लीकेशन, जो कि एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछी जाएगी। यूज द वेरिएशनल मेथड टू एस्टिमेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग द ट्रायल वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस बीटा आर, वेयर बीटा इज द वेरिएशनल पैरामीटर एंड ए इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम वेरिएशनल मेथड की सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करेंगे बाय द यूज ऑफ वेरिएशनल मेथड। आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज इसी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डराइव करेंगे वेरिएशनल मेथड की हेल्प से। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी फिजिकल सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है बाय द यूज ऑफ वेरिएशनल मेथड, तो हमें वहां पर कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप होता है हमारे पास कि जो आपको ट्रायल वेव फंक्शन दिया होगा क्वेश्चन में, उसको आपको नॉर्मलाइज करना होता है बाय यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। स्टेप 1 फाइंड करने के बाद जब आप इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए की वैल्यू को फाइंड करके आप यहां पर पुट कर देंगे, तो आपको नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन मिल जाएगा। तो आपका स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो आपको फिजिकल सिस्टम दिया हुआ है, जो कि यहां पर आज है हमारा हाइड्रोजन एटम, उसके हैमिल्टोनियन की आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं या फिर इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो आप फाइंड करेंगे इस नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन साई में। तो सेकंड स्टेप में आपका ये काम रहेगा कि आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी होगी हैमिल्टोनियन ऑफ हाइड्रोजन एटम की। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में आपको इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन की मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब आपको इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, मींस ये मिल जाएगा, जब आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच की मिनिमम वैल्यू जब मिल जाएगी, उसके बाद स्टेप 4 में आप वेरिएशनल मेथड का यूज करके ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू वेरिएशनल मेथड, जो किसी फिजिकल सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होती है इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की मिनिमम वैल्यू के। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की मिनिमम वैल्यू आएगी वही आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम की। और स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन भी फाइंड करेंगे। आपको क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फाइंड करने को, बट क्वेश्चन में कई बार पूछा भी जा सकता है, तो वो भी हम स्टेप 5 में फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वेरिएशनल मेथड की एप्लीकेशंस को अच्छे से समझना है, तो आपको वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड वेरिएशनल मेथड के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिसको हमने पूरी डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है, वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड वेरिएशनल मेथड इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो आप इस वेरिएशनल मेथड की किसी भी एप्लीकेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। So students, आप heading में लीजिए solution. A H atom consists of a positively charged nucleus containing only one proton and an electron circulating around the nucleus in a stationary orbit. हाइड्रोजन एटम जो है वो सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है, जिसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और वो ऑर्बिट जो है वो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उस ऑर्बिट में
वो फिक्स्ड होती है। तो पहले हम स्टेप 1 को स्टडी स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो हमें ट्रायल वेव फंक्शन दिया है उसे हमें नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रायल वेव फंक्शन, दैट इज टू फाइंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करके हम इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए की वैल्यू को फाइंड करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास ट्रायल वेव फंक्शन जो है उसकी नॉर्मलाइज फॉर्म हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साई हमें दिया हुआ है ए ई की पावर माइनस बीटा आर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो इस साई का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा जिसे हम साई स्टार से डिनोट करेंगे वो इक्वल टू होगा ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम ए स्टार मान लेते हैं। ई की पावर माइनस बीटा आर में कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है। ई की पावर माइनस बीटा आर जो है वो एक रियल टर्म है और रियल टर्म का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो सेम होता है, दैट इज ई की पावर माइनस बीटा आर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वी हैव इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू 1। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करते हैं वो हमारे पास ये होती है, जहां पर डी टाउ जो है वो वॉल्यूम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो एक 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो हमें वॉल्यूम एलिमेंट लेना होगा डी टाउ, वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेना होगा, आर थीटा फाई की टर्म्स में लेना होगा। तो आप नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई द वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डी टाउ की ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, साई स्टार की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, साई की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली थर्ड इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 2 एंड 4 इन 3 वी गेट इंटीग्रेशन साई स्टार की वैल्यू है ए स्टार ई की पावर माइनस बीटा आर, ए स्टार ई की पावर माइनस बीटा आर, साई की वैल्यू हमारे पास है ए ई की पावर माइनस बीटा आर और डी टाउ की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पर आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई इक्वल टू हमारे पास है 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो आर के रिस्पेक्ट में भी है क्योंकि यहाँ पर डी आर है, थीटा के रिस्पेक्ट में भी है क्योंकि यहाँ पर डी थीटा है और यहाँ पर फाई के रिस्पेक्ट में भी है क्योंकि यहाँ पर डी फाई है। तो हमें यहाँ पर एक सिंगल इंटीग्रेशन ना लगाकर अब हमें 3 इंटीग्रेशन लगाने होंगे, एक आर वेरिएबल के लिए और एक थीटा वेरिएबल के लिए और एक फाई वेरिएबल के लिए। तो पहला इंटीग्रेशन हम फाई वेरिएबल के लिए लगाते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में फाई की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 2 पाई तक वेरी करती है, तो यहाँ पर फाई इक्वल टू 0 टू 2 पाई आएगा। अब थीटा वेरिएबल के लिए एक इंटीग्रेशन लगाना होगा और थीटा की जो वैल्यूज हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो 0 से लेके पाई तक वेरी करती हैं, तो यहाँ पर लिमिट जो है वो 0 टू पाई आएंगी। और आर वेरिएबल के लिए जो इंटीग्रेशन हम लगाएंगे उसकी जो लिमिट्स रहेंगी यहाँ पर वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक रहेंगी, क्योंकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में वेरी करता है। तो जब आप डी टाउ को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन लगाने होंगे, एक आर के लिए, एक थीटा के लिए, एक फाई के लिए, और लिमिट्स भी आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर पुट करनी होंगी। आर के लिए 0 टू इन्फिनिटी, थीटा के लिए 0 टू पाई, फाई के लिए 0 टू 2 पाई। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आर वाली टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, थीटा वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं और फाई वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए स्टार और ए को बाहर ले लीजिए, ए स्टार ए, यहाँ पर इंटीग्रेशन आर 0 टू इन्फिनिटी। आर वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो है आर स्क्वायर आ गया, ये है ई की पावर माइनस बीटा आर और ये है ई की पावर माइनस बीटा आर, तो मल्टीप्लाई होके बन जाएगा ई की पावर माइनस 2 बीटा आर, माइनस बीटा आर बन गया माइनस 2 बीटा आर, साथ में डी आर आ गया। तो आर वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन हमने अलग से लिख दिया। अब थीटा वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन थीटा 0 टू पाई, एक हमारे पास टर्म ये है थीटा वाली साइन थीटा और यहाँ पर है हमारे पास डी थीटा, तो ये थीटा वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन हो गया। फाई वाली टर्म हमारे पास एक ही है, दैट इज डी फाई, और लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर फाई इक्वल टू 0 टू 2 पाई इक्वल टू 1। तो हमें इन तीनों इंटीग्रल्स को अलग अलग सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पहला इंटीग्रल दिख रहा है आपको ये वाला, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पुट करनी है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, और ए स्टार इंटू ए को हम लिखते हैं मॉड ए स्क्वायर, और इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 बीटा डी आर, इसकी वैल्यू होती है 1/4 बीटा क्यूब। तो इस पहले इंटीग्रल की जगह पर आ जाएगा 1/4 बीटा क्यूब, और इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स आ जाएंगे थीटा इक्वल टू 0 टू पाई,
डी फाई का इंटीग्रेशन होगा, फाई लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 2 पाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास मॉड ए क्यूब नीचे 1/4 बीटा क्यूब, माइनस साइन बाहर ले लो और थीटा की जगह पहले पाई पुट किया, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, लिमिट्स हमने पुट कर दी। यहाँ पर फाई की जगह 2 पाई पुट किया, फिर फाई की जगह पर 0 पुट किया, माइनस करके इक्वल टू में हमारे पास 1 आ गया। कॉस पाई हमारे पास -1 होता है, कॉस जीरो हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -1 इंटू 2 पाई इक्वल टू 1। -1 इंटू -1 हो गया -2 इंटू माइनस हो गया हमारे पास प्लस का 2। तो मॉड ए स्क्वायर 1/4 बीटा क्यूब 2 इंटू 2 पाई इक्वल टू 1, 2 2 या 4, तो ये 4 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। सो मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बीटा क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू को आएगी बीटा क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा और ये वाला पाई जो है वो नीचे आ जाएगा। तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी बीटा क्यूब बाय पाई 1/2, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो होगा हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम के लिए इस ट्रायल वेव फंक्शन को लेते हुए वो हमारे पास ये होगा। अब इस ए की वैल्यू को हम उठाकर यहां पर पुट कर देंगे ताकि हमारे पास नॉर्मलाइज वेव फंक्शन मिल सके। तो आप लिखेंगे यूजिंग 5 in 1 वी गेट नॉर्मलाइज ट्रायल वेव फंक्शन साइज इक्वल टू, इस ए की जगह पर हम पुट करेंगे बीटा क्यूब बाय पाई पावर 1/2 है और साथ में है e की पावर माइनस बीटा आर, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इस साई का, इस नॉर्मलाइज ट्रायल वेव फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा फाई स्टार वो क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू निकल के आई है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए की, वो एक रियल वैल्यू निकल के आई है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो सेम होगा बीटा क्यूब बाय पाई 1/2, और ये तो है ये रियल टर्म, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो सेम ही होगा e की पावर माइनस बीटा आर। तो फाई स्टार हमारे पास ये आ गया क्योंकि इसका भी हमें आगे यूज करना पड़ेगा, ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स स्टेप 1 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन एटम के हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है। वो हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड कर लिया था 6th इक्वेशन में। अब सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं, स्टेप 2 टू फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन H, दैट इज टू फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H, जिसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं साई H साई। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, इस सिस्टम का मींस हाइड्रोजन एटम का हैमिल्टोनियन फाइंड करना होगा। किसी भी फिजिकल सिस्टम का हैमिल्टोनियन जो है वो फिजिकल सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है। तो हैमिल्टोनियन H जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करेगा। H इज इक्वल टू T प्लस V। काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास p²/2m, काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम के टर्म्स में p²/2m लिख सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लेनी है हमने सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन की, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है बाय डेफिनेशन पोटेंशियल V मल्टीप्लाई चार्ज। पोटेंशियल किसका लेना है, पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, सिंपल जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है KQ/R, और चार्ज हमारे पास कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, दैट इज -E। तो यहां पर जो Q होगा वो चार्ज ऑन न्यूक्लियस होगा, दैट इज K। न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है +ZE या सिंपल ZE, नीचे R इंटू -E। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो Z की जगह पर 1 आ जाएगा, तो यहां पर ये बनेगा E इंटू -E हो जाएगा -KE²/R। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन रहने वाला है, दैट इज -KE²/R। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर -KE²/R पुट करेंगे, जहां पर K जो होता है हमारे पास वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो कि एक कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -KE²/R होगी, तो ये हमारे पास होगा हैमिल्टोनियन। अब जो लीनियर मोमेंटम होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑपरेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं h/i⁴ तो यहाँ पर इस p की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो h हमारा क्या बन जाएगा 1/2m, p की जगह पर हम पुट करेंगे h/i⁴, ऊपर स्क्वायर है -KE²/R आएगा, आइटा का स्क्वायर हो गया -1, ऊपर आ गया h², नीचे 2m और साथ में डेल स्क्वायर -KE²/R, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो हाइड्रोजन एटम के केस में जो हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन होगा वो हमारे पास ये होगा।
तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू दिस। आप चाहें तो ये स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप ये स्टेप दिखा सकते हैं, अदरवाइज सीधा यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हैमिल्टोनियन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दिस, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। अब फाइंड करेंगे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H, जिसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे या फिर ऐसे डिनोट करेंगे ब्रास आई H कैट साई। और इसको हम इंटीग्रेशन की टर्म्स में कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन जो यहाँ पर वेव फंक्शन होता है उसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखते हैं साई स्टार, बीच वाला जो टर्म होगा वो ऐसे रहेगा H, और यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो एज इट इज हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल है तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम एलिमेंट लेना होगा डी टाउ। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी हैमिल्टोनियन की, जिसे हमें फाइंड करना है। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, साई स्टार हमें पता है, ये वाला साई स्टार ये 7th इक्वेशन से आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें H मल्टीप्लाई साई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। H मल्टीप्लाई साई का एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना होगा। H मल्टीप्लाई साई करके जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा उसको यहाँ पर पुट करना होगा और साई स्टार की वैल्यू ये वाली पुट करनी होगी। फिर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, तब हमें ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा मेन काम है इस H साई की वैल्यू को फाइंड करना। तो आप अलग से लिख लीजिए S साई इज इक्वल टू H हमारे पास 8th इक्वेशन में है माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाय r। और साई कौन सा लेना आपने, नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन लेना है जो कि है बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 e की पावर माइनस बीटा आर। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इस पूरी टर्म को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर के साथ e की पावर माइनस बीटा आर आ जाएगा। माइनस इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 k स्क्वायर बाय आर, साथ में e की पावर माइनस बीटा आर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, डेल स्क्वायर जो है वो लाप्लासियन ऑपरेटर होता है और लाप्लासियन ऑपरेटर को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इस डेल स्क्वायर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/r स्क्वायर करली बाय करली r स्क्वायर करली बाय करली r प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर बाय करली थीटा स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर साइन फाई करली बाय करली फाई साइन फाई करली बाय करली फाई। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डेल स्क्वायर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई। अगर आप एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आपको टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है अलग अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स की डेरिवेशंस में हम डायरेक्ट यूज करते हैं। डेल स्क्वायर को हम इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देंगे। डेल स्क्वायर को r थीटा फाई के टर्म्स में हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। बाकी सारे टर्म्स हम एज इट इज लिखेंगे बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 माइनस h स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर की जगह पर ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, साथ में है e की पावर माइनस बीटा r और ये टर्म जो है वो एज इट इज हमने यहाँ पर उतार दी है। तो स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब आप क्या करेंगे, इस e की पावर माइनस बीटा r को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा, एस साई इज इक्वल टू बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m 1/r स्क्वायर करली बाय करली r स्क्वायर करली बाय करली r, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर माइनस बीटा r प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर बाय करली थीटा स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने e की पावर माइनस बीटा r, साथ में उसके बाद प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई r स्क्वायर साइन फाई करली बाय करली फाई साइन फाई करली बाय करली फाई, यहाँ पर साइन फाई है और यहाँ पर e की पावर माइनस बीटा आर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला e की पावर माइनस बीटा आर मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों के साथ, तो हमारे पास ये आ गया स्क्वायर ब्रैकेट में। और ये टर्म जो है माइनस ऑफ दिस ये हमारे पास ऐसे ही आएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो थीटा के रिस्पेक्ट में है, जबकि ये e की पावर माइनस बीटा आर है, यहाँ पर थीटा का फंक्शन नहीं है। तो जब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये पूरी टर्म जो है वो जीरो होने वाली है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में है, जबकि ये आर का फंक्शन है e की पावर माइनस बीटा आर, यहाँ पर फाई वाली टर्म नहीं है, तो इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा फाई के रिस्पेक्ट में वो जीरो होगा। तो आपका ये भी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो होगा। बट यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो आर के रिस्पेक्ट में है और हमारा फंक्शन भी आर का ही फंक्शन है, तो ये टर्म जो है वो नॉन जीरो नहीं होगी, इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एस आई इज इक्वल टू बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m 1/r स्क्वायर, इस करली बाय करली r को हमें क्या करना है, इस टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है पहले r के रिस्पेक्ट में। ये u है, ये v है, तो u इंटू v रूल लगाएंगे हम डिफरेंशिएशन का। तो हम क्या करेंगे, r स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, करली बाय करली r का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में करली स्क्वायर बाय करली r स्क्वायर
प्लस अब हम आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे आर के रिस्पेक्ट में 2r, और v को ऐसे रहने देंगे, मींस करली बाय करली आर को ऐसे ही रहने देंगे। तो इस दोनों का जो आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा उसको सॉल्व करके हमें दो टर्म्स मिलेंगे ये वाली, साथ में e की पावर माइनस बीटा आर आ गया, ये टर्म जीरो हो गई, ये टर्म जीरो हो गई, और ये वाली टर्म जो है माइनस में वो एज इट इज आ जाएंगी हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, एक तो आर स्क्वायर को इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है नीचे, और e की पावर माइनस बीटा आर को इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यही करना है, बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m, आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को नीचे ले गए, करली स्क्वायर बाय करली आर स्क्वायर, इस e की पावर माइनस बीटा आर को यहाँ पर लिख दिया, प्लस 2r, और नीचे ये आर स्क्वायर आ गया, करली बाय करली आर, e की पावर माइनस बीटा आर, इस जीरो जीरो को हमने हटा दिया, और ये वाली टर्म जो है माइनस में हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इस टर्म का दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आर के रिस्पेक्ट में, और इस टर्म का एक बार आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आर के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m, पहले हम एक बार करेंगे इस टर्म का आर के रिस्पेक्ट में, फिर जो हमें आंसर मिलेगा उसका दोबारा आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एक बार करेंगे तो एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन बच जाएगा बाहर, करली बाय करली आर बच गया, एक बार इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया आर के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, एक बार माइनस बीटा आर, फिर जो पावर में है उसका आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा, प्लस एक आर से आर कैंसिल हो गया था, 2/r आ गया, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही बार करना है आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि होगा एक ही बार माइनस बीटा आर माइनस बीटा, और ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस टर्म का एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आर के रिस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा SI इज इक्वल टू बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m, साथ में e की बार माइनस बीटा आर आ गया, e की बार माइनस बीटा आर का पावर में जो है माइनस बीटा आर, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस बीटा, ये वाला माइनस बीटा पहले से ही मौजूद है यहाँ पर, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया 2 बीटा बाय आर, e की पावर माइनस बीटा आर, और ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास यहाँ पर सेम आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अभी हमें इसे और सिंप्लीफाई करना है, इसे और सिंप्लीफाई करके जो हमें SI की वैल्यू मिलेगी वो हमें यहाँ पर पुट करनी है, साई स्टार की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली डी टाउ की वैल्यू पुट करनी है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में, फिर इसे सॉल्व करना है, उसके बाद जाके हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी हैमिल्टोनियन की, तब आपका स्टेप 2 कंप्लीट होगा, और वो स्टेप हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम HSI की वैल्यू को यहां तक फाइंड कर चुके थे, आइए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस बीटा इंटू माइनस बीटा को कर देंगे बीटा स्क्वायर, तो आपका अगला स्टेप होगा SI इज इक्वल टू बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m, बीटा स्क्वायर e की पावर माइनस बीटा आर माइनस 2 बीटा बाय आर, e की पावर माइनस बीटा आर, ये टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी। तो स्टूडेंट्स इन सब में से आप कॉमन ले लीजिए, बीटा क्यूब बाय पाई 1/2, बीटा क्यूब पाई 1/2, ये तो बाहर आ जाएगा, ये और ये टर्म बाहर आ जाएगी, और सब में से e की पावर माइनस बीटा आर, e की पावर माइनस बीटा आर, e की पावर माइनस बीटा आर बाहर आ जाएगा। तो बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 कॉमन ले लिया, e की पावर माइनस बीटा आर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m रह गया, माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m रह गया, ये बाहर जा चुका है, बीटा स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस h कट स्क्वायर बाय 2m मल्टीप्लाई 2 बीटा बाय r, ये बाहर जा चुका है, उसके बाद माइनस के स्क्वायर बाय r आएगा, ये भी बाहर गया है, ये भी बाहर गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस 2 से ये 2 जो है वो कैंसिल कर देंगे, और इन दोनों में से 1/r कॉमन ले लेंगे, तो ये टर्म ऐसी रहेगी, माइनस h कट स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 2m ऐसी रहेगा, प्लस h कट स्क्वायर बीटा बाय m माइनस के स्क्वायर, और नीचे वाला r जो है वो 1/r बन के बाहर आ गया, ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास SI का फाइनल एक्सप्रेशन, जो आपको यूज करना है इस 9th इक्वेशन में, इस 9th इक्वेशन में, यहां पर 9th इक्वेशन आपके पास ये थी, ये 9th इक्वेशन थी आपकी, आपको यहां पर यूज करना है इस SI की वैल्यू को, और साई स्टार की वैल्यू पुट करनी है आपने 7th इक्वेशन से उठाकर यहां पर, और डी टाउ की वैल्यू पुट करनी है आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में, जो हमने 4th इक्वेशन में लिखी थी। तो आप लाइन लिखेंगे, यूजिंग 4, 7 एंड 10 इन 9 वी गेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, साई स्टार की वैल्यू क्या है आपके पास, साई स्टार की वैल्यू है बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 e की पावर माइनस बीटा आर, उसके बाद h साई की वैल्यू, h मल्टीप्लाई साई की वैल्यू पूरी की पूरी ये वाली उठाकर आप यहां पर लिखेंगे, जो कि है बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 e की पावर माइनस बीटा आर माइनस h कट स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 2m
प्लस एच स्क्वायर बीटा बाय एम माइनस के स्क्वायर इंटू 1/r, और साथ में है आपके पास यहाँ पर डी टाउ। डी टाउ की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे ब्रैकेट में, डी टाउ की वैल्यू है आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन तीन वेरिएबल्स हैं, डी आर डी थीटा डी फाई, तो तीन इंटीग्रेशन हमें अलग अलग लगाने पड़ेंगे। पहले फाई के लिए लगाएंगे, लिमिट्स रहेंगी 0 to 2 पाई, फिर हम थीटा के लिए लगाएंगे, लिमिट्स रहेंगी 0 से लेके पाई, फिर हम आर के लिए लगाएंगे, लिमिट्स रहेंगी 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए अब हम आर वाली टर्म्स, थीटा वाली टर्म्स और फाई वाली टर्म्स अलग अलग करने जा रहे हैं। बीटा क्यूब बाय पाई की पावर 1/2, बीटा क्यूब बाय पाई की पावर 1/2 ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, इसे आप बाहर ले लीजिए, बीटा क्यूब बाय पाई 1/2 प्लस 1/2 हो गया। आर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए, इंटीग्रेशन आर इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा आर, ई की पावर माइनस बीटा आर बन गया ई की पावर माइनस 2 बीटा आर। ये पूरी टर्म जो है वो आर वाली है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस बीटा आर है और साथ में मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर भी है, तो ये पूरी टर्म जो है वो आर वाली मानी जाएगी। माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m बीटा स्क्वायर प्लस एच कट स्क्वायर बीटा बाय m माइनस के स्क्वायर इंटू 1/r, और ये आर स्क्वायर है और ये हमारे पास डी आर है। तो हमने आर वाली टर्म्स जो है वो अलग से लिख ली हैं, आर वाला टर्म्स का इंटीग्रेशन हमने अलग कर दिया। थीटा वाली टर्म हमारे पास सिर्फ एक ही है, साइन थीटा, साथ में है डी थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा, साथ में आपको डी थीटा भी लगाना है मल्टीप्लाई में, लिमिट्स आएंगे थीटा इक्वल 0 टू पाई, और फाई वाली टर्म एक ही है दैट इज डी फाई फाई इक्वल टू 0 टू 2 पाई आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए अब हमें क्या करना है, एक तो इस e की पावर माइनस 2 बीटा आर को इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है, दो टर्म्स है अंदर ब्रैकेट में, और साथ के साथ आर स्क्वायर को भी इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये काम एक साथ करेंगे आप। बीटा क्यूब बाय पाई पावर 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, माइनस एच कट स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 2m आ गया, ये कांस्टेंट है इसे हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन आर 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए आर स्क्वायर को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया था तो ये तो कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, तो आर स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ई की पावर माइनस 2 बीटा आर आ गया, साथ में डी आर आ गया। उसके बाद प्लस इस टर्म को इससे और इस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम एच कट स्क्वायर बीटा बाय 2m माइनस के स्क्वायर, तो कांस्टेंट है इसमें तो आर है नहीं, ये तो अपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन आर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2 बीटा आर, नीचे 1/r, साथ में ये वाला आर स्क्वायर, साथ में डी आर। तो इस आर से ये वाला आर जो है वो कैंसिल कर दीजिए, जो एक आर बचेगा वो हम यहाँ पर लिख देते हैं आगे, यहाँ लिख देते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास। उसके बाद साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू पाई, डी फाई का इंटीग्रेशन 5 0 टू 2 पाई आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स यूज करेंगे, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसको हमने पहले भी यूज किया था, और ये हमारे पास एक और स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये वाला। इन दोनों की वैल्यू जो है वो हम डायरेक्ट पुट करेंगे। इसकी वैल्यू हमने पहले भी यूज की थी जो कि थी 1/4 बीटा क्यूब, इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 बीटा स्क्वायर, ये आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने यही करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू बीटा क्यूब बाय पाई माइनस एच कट स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 2m, इस इंटीग्रल की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 बीटा क्यूब, ये टर्म ऐसी रहेगी, प्लस एच कट स्क्वायर बीटा बाय m माइनस के स्क्वायर, इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1/4 बीटा स्क्वायर, यहाँ पर माइनस साइन बाहर ले लिया, लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos पाई माइनस cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे फाई की जगह पर, दैट इज मल्टीप्लाई में 2 पाई माइनस 0 आ जाएगा। तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, सारे स्टेप्स देखिए, बीटा स्क्वायर से बीटा क्यूब कैंसिल, एक बीटा बचेगा यहाँ पर, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, बीटा क्यूब बाय पाई माइनस एच कट स्क्वायर 8m बीटा आ गया यहाँ पर, प्लस एच कट स्क्वायर बीटा बाय m माइनस के स्क्वायर 1/4 बीटा स्क्वायर, cos पाई की जगह पर -1, cos 0 की जगह पर 1 पुट करेंगे, -1 हो गया, -1 -2 इंटू माइनस +2 इंटू 2 पाई हमारे पास हो जाएगा 4 पाई। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये काम करना है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू बीटा क्यूब बाय पाई। अब आपने क्या करना है, एक तो यहां पर इसको यहां पर आप सीधा लिख दीजिए cos पाई माइनस cos 0 -1 +2 इंटू 2 पाई हो जाएगा 4 पाई, सीधा आप यहां पर 4 पाई लिखेंगे। तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इस 4 पाई को इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h बीटा क्यूब बाय पाई माइनस एच कट स्क्वायर बाय 8m बीटा, 4 पाई मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ, प्लस इस पूरी टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई किया बीटा क्यूब बाय पाई एच कट स्क्वायर बीटा बाय m माइनस के स्क्वायर
4 पाई मल्टीप्लाई किया, नीचे 4 बीटा स्क्वायर है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर से बीटा क्यूब कैंसिल होगा, एक बीटा बचेगा, पाई से पाई यहां पर कैंसिल होगा, यहां पर हमारे पास बीटा स्क्वायर से बीटा कैंसिल होगा, यहां पर बीटा स्क्वायर रह जाएगा, और ए पाई से पाई कैंसिल होगा, और इस 4 से ये 8 कैंसिल होगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच आएगी आपके पास माइनस का एच कट स्क्वायर, माइनस का एच कट स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, नीचे हमारे पास 2m बचा है प्लस एच कट स्क्वायर, एक बीटा बचा था यहाँ पर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, नीचे m, साथ में इस एक बीटा जो यहाँ पर बचा था उसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस के ई स्क्वायर बीटा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कॉमन ले लीजिए, एच कट स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय m कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा -1/2 प्लस 1 और साथ में है माइनस के ई स्क्वायर बीटा, तो -1/2 प्लस 1 हो जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा एच कट स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 2m माइनस के ई स्क्वायर इंटू बीटा। तो स्टूडेंट्स ये आ गई आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारे पास स्टेप 2 यहां पर हमारा कंप्लीट होता है, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप थोड़ा बड़ा था, स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर ली है हाइड्रोजन एटम की इन टर्म्स ऑफ बीटा। अब हमें इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करना है, वो हम करेंगे स्टेप 3 में नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स स्टेप 2 में हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया था जो कि कुछ इस प्रकार से निकल के आता है 11th इक्वेशन में। स्टेप 3 में हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच। तो स्टूडेंट्स ये एच किस पॉइंट पर, इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू किस पॉइंट पर मिनिमम होगी, अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें इस वेरिएशनल पैरामीटर बीटा के रिस्पेक्ट में, अगर वो 0 आएगा तो उस पॉइंट पर इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की वैल्यू जो है वो मिनिमम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर के ई एच कट एम सभी कांस्टेंट है, सिर्फ बीटा जो है वो वेरी कर सकता है। तो हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा बीटा के रिस्पेक्ट में और उसे 0 पुट करना होगा, तब हमें बीटा की वो वैल्यू मिलेगी जिस वैल्यू पर ये मिनिमम होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच टू बी मिनिमम वी मस्ट हैव करली एच बाय करली बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली एच कट स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 2m माइनस के स्क्वायर बीटा, साथ में है करली बाय करली बीटा इज इक्वल टू 0। इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो बीटा के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा एच कट स्क्वायर बाय 2m बीटा स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा 2 बीटा माइनस के स्क्वायर बीटा का पार्शियल डेरिवेटिव बीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, एक तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, इस के स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, एच कट स्क्वायर बीटा बाय m इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगी के ई स्क्वायर m बाय एच कट स्क्वायर, ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। तो इस पॉइंट पर इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी। तो हमें क्या करना होगा, इस बीटा की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट करना होगा, तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे यूजिंग 12 in 11 वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच जो है वो मिनिमम होगा, दैट विल बी इक्वल टू एच कट स्क्वायर बाय 2m, बीटा की वैल्यू हमारे पास है के स्क्वायर m बाय एच कट स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा माइनस के स्क्वायर, साथ में बीटा की वैल्यू पुट करेंगे के स्क्वायर m बाय एच कट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो, एच कट स्क्वायर बाय 2m के स्क्वायर ई की पावर 4m स्क्वायर बाय एच कट की पावर 4 आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो के स्क्वायर ई की पावर 4m बाय एच कट स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर एच कट स्क्वायर से एक एच कट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच कट स्क्वायर बचेगा, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा के स्क्वायर ई की पावर 4m बाय 2h कट स्क्वायर, साथ में माइनस के स्क्वायर ई की पावर 4m बाय एच कट स्क्वायर, तो इनमें से कॉमन ले लो, के स्क्वायर ई की पावर 4m बाय एच कट स्क्वायर, अंदर आ जाएगा 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 होता है माइनस 1/2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस के स्क्वायर ई की पावर 4m बाय 2h कट स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h की मिनिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सभी वैल्यू जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं, इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या क्या होती है, k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास E 1.6 × 10⁻19 कूलम, मास होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का 9.31 × 10⁻31 kg, h कट रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.05 × 10⁻34 जूल सेकंड। अगर आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच की मिनिमम वैल्यू का वो निकल के आएगा -2.177 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ये आंसर जो है वो जूल्स में निकल के आएगा, क्योंकि ये जो है इसके जो यूनिट्स होंगे वो एनर्जी के यूनिट्स होंगे। तो यहाँ पर अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं? 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लिखेंगे -2.177 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाई 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻18 से 10⁻18 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच की मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। तो स्टेप 3 हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? वेरिएशनल मेथड अप्लाई करके ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालेंगे हाइड्रोजन एटम की। स्टेप 4 टू फाइंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी EGS अकॉर्डिंग टू वेरिएशनल मेथड के अकॉर्डिंग किसी भी फिजिकल सिस्टम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन की मिनिमम वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है। तो यहाँ पर EGS जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच की मिनिमम वैल्यू के, जो कि हमने फाइंड की है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो हमारे पास इतनी निकल के आती है, जो कि बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स। जो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं तब भी हमारे पास इतनी ही वैल्यू निकल के आती है। ये वैल्यू आज हमने वेरिएशनल मेथड की हेल्प से फाइंड की है। स्टेप 5 में आप क्या करेंगे? ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फाइंड करेंगे। टू फाइंड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन psi-gs। तो स्टूडेंट्स ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे? जो आपके पास नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन था psi 6th इक्वेशन में, वहां पर आप बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे यूजिंग 12 in 6 वी गेट, psi की जगह पर psi-gs आ जाएगा, बीटा की वैल्यू पुट कर दो ये वाली ke²m/h²। ऊपर हमारे पास क्यूब है, नीचे पाई है, ऊपर पावर 1/2 है, e की पावर माइनस बीटा की जगह पर आप पुट करोगे -ke²m/h² इंटू r। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट होता है बॉहर्स रेडियस a0। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं बॉहर्स रेडियस, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट की रेडियस होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, यहां पर इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/a0 की वैल्यू क्या आएगी? 1/a0 की वैल्यू आ जाएगी ke²m/h²। तो स्टूडेंट्स इस ke²m/h² को हम 1/a0 से रिप्लेस कर सकते हैं और इसे भी 1/a0 से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज बॉहर्स रेडियस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर 1/a0 आ गया, ऊपर क्यूब नीचे पाई, यहाँ पर पावर 1/2, e की पावर माइनस इसकी जगह पर 1/a0 आ गया इंटू r, जहां पर a0 जो है वो h²/ke² को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बॉहर्स रेडियस होती है, जिसकी वैल्यू ये होती है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं psi-gs इस 1/a0 क्यूब को, 1 का क्यूब 1 होता है, a0 का क्यूब a0 क्यूब हो गया, साथ में पाई है, ऊपर पावर 1/2 है, साई माइनस r/a0 आ गया। psi-gs इज इक्वल टू हमारे पास 1/2, 1 का पावर 1/2 1 ही होती है, और इस a0 3 पाई की पावर 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट पाई a0 क्यूब साई माइनस r/a0। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आ गया हाइड्रोजन एटम के लिए। तो स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं वेरिएशनल मेथड की हेल्प से, चाहे वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो चाहे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिले हैं जब हम हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व करके ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करते हैं, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फाइंड करते हैं, तब भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और आज हमने वेरिएशनल मेथड की हेल्प से बहुत ही कम समय में ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड कर ली है हाइड्रोजन एटम की, और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फाइंड कर लिया है हाइड्रोजन एटम का। इसलिए आप इस वेरिएशनल मेथड की हेल्प से किसी भी फिजिकल सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, जिन फिजिकल सिस्टम्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत बहुत मुश्किल काम है, जिसके लिए हमने 3 पार्ट्स में उसको स्टडी किया था हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम को क्वांटम मैकेनिक्स में यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बट आज आप सिंपल तरीके से ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकते हैं वेरिएशनल मेथड
की हेल्प से, और ऐसे फिजिकल सिस्टम जिनके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता है, उनके लिए भी आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की सेकंड एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशनल मेथड। मिलेंगे किसी और एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशनल मेथड के साथ। टिल देन टेक केयर।